कि एक डॉक्टर की यात्रा कैसे शुरू हुई? धर्मेंद्र जी, मैं डॉक्टर भी अपनी मर्जी से नहीं बना। ओके। हमारी पैदाइश उस दौर की है कि जहाँ माँ बाप ही तय करते थे, माँ बाप भी क्या, बाप ही तय करता था कि बेटे ने क्या बनना है। और मेरे पिताजी ने कहीं से कोई सर्टिफिकेट उस जमाने में अरेंज कर लिया था और उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया था। तो अपने गांव में उन्होंने 2-4 साल प्रैक्टिस भी की। अच्छा। लेकिन चूंकि खेती बाड़ी का बहुत बड़ा काम था तो वो उन्होंने छोड़ दी। ठीक ज़मीनें थी आपके यहाँ, खेती ही करते थे? हाँ, ज़मीन तो उस समय भी हमारे पास 60-70 एकड़ थी, अच्छी खासी ज़मीन थी। और तो फिर खेती में आपको समय देना है। तो उनके नाम के आगे हमेशा डॉक्टर लिखा गया। आज उनको मरते दम तक अभी भी लोग यही कहते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो उनके दिमाग में शायद कहीं रही होगी बैक ऑफ द माइंड कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। अब मेरी पैदाइश है 1958 की। अब ये देखिए कि उस दौर में जब वो साथ लगे कस्बे चांदपुर में जाते थे तो 4-5 डॉक्टर होते थे उस समय में। मुझे नाम भी याद है, डॉक्टर सतप्रकाश, डॉक्टर रामेश्वर, डॉक्टर प्राणनाथ, ऐसे 4-5 नाम थे। एक वैद्य होता था। उन्होंने शायद जब जाते होंगे देखते होंगे कि ये डॉक्टर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ये बैठ गया कि मेरा जो बेटा है उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे तो 10वीं 11वीं 12वीं तक भी मुझे नहीं पता था क्या बनना होता है, कैसे बनना होता है, बनना कुछ ज़रूरी भी है जीवन में, वो भी नहीं पता था। चूँकि इकलौता बेटा था और कोई संपन्नता थी ठीक ठाक, कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन उनके दिमाग में कोई सपना चल रहा था। उसी के तहत मेरे को उन्होंने साइंस बायोलॉजी दिलाई। यूपी में 9th क्लास में ही आपके सब्जेक्ट तय हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ी हमने। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं था मैं, गणित मेरा बड़ा कमज़ोर था और इसलिए मैं 10वीं क्लास में फेल हुआ एक बार 1973 में। अच्छा। हाँ। फेल हो गए? तो हमारे दौर में ना 10वीं में फेल होना कोई बहुत बुरी बात नहीं मानी जाती थी। ज़्यादातर लोग हो ही जाते, पास ही रेयर लोग होते थे। कोई पहली बार में 10वीं करता था, लोगों को आश्चर्य होता था, अच्छा वो कर ली। तो इसलिए जब हम फेल हुए तो हमारे घर में कोई इसकी कोई ना तो हमें धिक्कारा गया, ना हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हुई उस तरह की। और हमारे पिताजी ने कहा कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो तो सुजान, बेटा अगली बार दे। तो मेरे आप ये देखिए 9th 10th में 4 ट्यूशन लगे हुए थे। हर सब्जेक्ट का ट्यूशन था, बावजूद इसके मैं फेल हो गया। अब अगली बार 74 में मेरी 10वीं क्लियर हुई। मुझे नहीं पता कैसे हुई, मेरी तरफ से कोई गंभीर प्रयास नहीं थे कि मुझे पास होना ही चाहिए। खैर हो गया। तो 10वीं पास होना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। फिर 11th और 12th में कर गया मैं 2 साल में, ये 12वीं भी कर ली मैंने, 11वीं 12वीं। अब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा मेरठ में, वहाँ कोचिंग चलती थी MBBS की, PMT की, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, मेरठ के अंदर? हाँ, ये 76 की बात है। तो मैं वहाँ गया। जब पहले दिन हम गए क्लास में तो वहाँ का माहौल देखा, इंट्रोडक्शन चल रहे थे। तो कोई कह रहा था मेरा 4th अटैम्प्ट है, कोई कह रहा था मेरा 5th है, कोई कह रहा था मेरा 3rd है। मैंने पहले दिन ही मेरी समझ में आ गया कि मेरा MBBS में एडमिशन नहीं होगा, PMT में। और तब भी कितना कंपटीशन था? बहुत कंपटीशन था, बड़े टफ एग्ज़ाम होता था वो, और ऑब्जेक्टिव होता था कि 4 में से आपने एक जवाब जो सही है उस पर टिक मार्क करना है। तो मैंने, हमारे साथ के 17-18 लड़के थे जो आबुलेन मेरठ के एक होटल में ठहरे हुए थे, PMT की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने हम सब साथ बैठे थे। मैंने, जिन जिन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका नहीं होना, तो वो मेरे गुट में शामिल हो जाएं और हम 3-4 महीने जब तक यहाँ आनंद करते हैं। हाँ। तो होने जाना तो है नहीं। तो मुझे ऐसे 4-5 दोस्त मिल गए तो उनको भी ये लग गया कि नहीं होना। तो हमने खैर वो PMT दी और रिजल्ट जो हमारा होना था वो हुआ। हाँ। तो जिन और लोगों ने, मेरे साथ के साथियों ने बहुत मेहनत की, रात दिन पढ़ते रहते थे, उनका भी नहीं हुआ। किसी का भी नहीं हुआ। बल्कि फिर उन्हें यह पछतावा, यार तुम ठीक रहे, तुमने 3-4 महीने, मेरठ इतना बड़ा शहर है, उस जमाने में भी 20-25 सिनेमा हॉल थे, यार आपने खूब ऐश करी। होना हमारा भी नहीं था। तो मेरे साथ +2 में, मतलब क्षेत्र में मैंने ये किया था 12वीं, और मैंने 77 में एडमिशन ले लिया था BSc पार्ट 1 में, वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर में। और उसी बीच में मेरा 12वीं का एक साथी रोहतक में BMS में उसका एडमिशन हो गया। सुभाष नाम था उसका। तो मेरे पिताजी को एक दिन वो वैसे ही टकरा गया चांदपुर कस्बे में। अच्छा।
कि भाई परीक्षा श्रीवास्तव तू कहाँ है? क्या तू कहाँ है आजकल? बोला जी मैं तो रोहतक में डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे तो मेरे पिताजी ने कहा भाई कितने पैसे उसे लगते हैं? बोले जी 3-4 हज़ार रुपये में एडमिशन हो जाता है। और ठीक है, तो उन्होंने मेरे से आके ये कहा कि भाई तूने ना अब रोहतक शिफ्ट जाना है और वहाँ पे डॉक्टरी होती है BMS की, 6 साल का कोर्स था उस समय, और वो करना है। और इस बीच में तू संस्कृत पढ़ ले, क्योंकि अगर 12वीं तक किसी ने संस्कृत पढ़ी हो तो उसको फिर वहाँ जाके 1 साल संस्कृत से छूट मिल जाती है। अच्छा जी। तो मैंने BSc पार्ट 1 करते करते, हुआ नहीं, BSc पार्ट 1 हुआ नहीं था, संस्कृत एक विषय में, एकल विषय में एडमिशन ले लिया और पेपर दिया और संस्कृत में मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो फिर मेरा रोहतक एडमिशन हो गया और मेरे पिताजी को उस वक्त मेरे एडमिशन में 7,000 रुपये डोनेशन देना पड़ा। यहाँ पे जी, गौड़ कॉलेज, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में। एक गौतम साहब थे सेक्रेटरी, तो उनको दिए वो। तो मेरे पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये दिए कि ले, मेरे साथ आए हुए थे रोहतक की, कि दे देना उसको जितने लेने। तो मैंने 7,000 दिए और बाकी 3,000 मैंने अपनी जेब में रख लिए। तो मुझे आज तक याद हुआ, गौतम साहब नोट गिन रहे थे, ये कह रहे थे गन्ने का पैसा है, गन्ने का पैसा है, यूपी में गन्ना बहुत होता है। हो सकता है उन्हें उस समय वो बहुत बड़ी रकम लगी हो, है ना। तो मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैंने अपने उस मित्र सुभाष से कहा कि मैंने यार तूने फंसवा दिया मेरे को। बोला कुछ नहीं फंसा, 6 साल जिंदगी के काचे काटने, मौज लेनी, कुछ नहीं होना जाना यहाँ। तो मैंने ठीक है फिर तो बढ़िया है। तो मैंने, आप ताजुब करोगे, पूरे 6 साल में मैं कभी भी, शायद ही कभी कॉलेज गया हूँ। मैंने क्लास ही अटेंड नहीं करी। ये सारी चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी डॉक्टर बनने में कोई न रुचि थी न मेरी इच्छा थी रत्ती भर भी। और मैं अंदर ही अंदर ये कोसता था कि मेरे पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया लाके। खैर वो जो चाहते थे वो मैं बन गया उनके हिसाब से। और फिर BMS हो गई और 15-16 साल मैंने प्रैक्टिस की, फिर बाकायदा मरीज देखे और बड़ा बिजी रहता था। ठीक ठाक प्रैक्टिस थी। फिर अचानक एक दिन मेरे एक मित्र आए, वो हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता थे, प्रशांत शुक्ला। वो कौन सी फिल्म थी, बहुरानी पहली, उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो उसकी भी थोड़ी रुचि साहित्य वगैरह में थी और पत्रकारिता भी करता था वो। तो उन्होंने आके मेरे से कहा कि भाई MD यूनिवर्सिटी में ना कंपटीशन है, एक BJMC कोई कोर्स होता है पत्रकारिता का, और उसकी एंट्रेंस देना चाहोगे? मैं चलो दे लेते हैं। तो एंट्रेंस दी, वो मेरा एडमिशन हो गया वहाँ। जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था उनका नहीं हुआ, शुक्ला जी रह गए। तो मेरी उम्र उस समय 38 साल थी जब मैं MD यूनिवर्सिटी में एज ए रेगुलर स्टूडेंट BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कम्युनिकेशन, भर्ती हुआ। अभी क्लिनिक बंद नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं सुबह उठ के अपना स्कूटर उठाता था और पूरी मतलब अनुशासन से पूरी क्लासेस अटेंड करता था जर्नलिज्म की। तो वहाँ जो विषय थे जर्नलिज्म से जुड़े, उनमें मेरी थोड़ी रुचि पैदा हुई। और मेरे साथ के जितने, मतलब मुझे जो पढ़ाने वाले थे वो मेरी सी उम्र में छोटे थे, और जो पढ़ने वाले थे वो तो बच्चे ही थे बिल्कुल। तो लेकिन मैंने अपने स्वभाव के अनुरूप उन सबसे मित्रता कर ली। पहले दिन तो गए होगे तो बच्चे खड़े हो गए, बच्चे सारे खड़े हो जाते थे, 2-3 दिन तक तो ही रहता था। फिर मैंने उनको कहा कि भी नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ और पढ़ने आया हुआ। तो वो 1 साल का कोर्स था, वो किया हमने। और उसके बाद में फिर आ गए इस पत्रकारिता की लाइन में। तो डॉक्टर बनने का कभी कोई सपना नहीं था। क्लिनिक कितने सालों चलता रहा? मैंने करीब क्लिनिक प्रैक्टिस की है 15-16 साल। 1500 अच्छी चलती थी प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस ठीक ठाक थी, बढ़िया उस जमाने के हिसाब से। मतलब 20-25 मरीज भी रोज देख लिए तो काम चल जाता था। वो ऐसा दौर था ना जब आपके कोई खर्चे नहीं थे, खास महंगाई थी नहीं। और जब मैं यहाँ पढ़ता था, आप ये ताजुब करोगे, 90 रुपये महीना पे तो मैं खाना खाता था। रेलवे रोड पे एक हॉस्पिटल, वो था होटल, जहाँ पे फुल्का मिलता था, ये तंदूर की रोटी से पीछा छूट जाता था। और वो काली पीली दाल जो बड़ी मशहूर थी रोहतक की, वो भी नहीं बनती थी वहाँ, पीली दाल बनती थी। और साधारण भोजन था, तो वो हमें 90 रुपये महीना पे मिलता था। वो डाइट पड़ेगी 1.5 रुपये की पर डे। तो उस समय के दौर में 200 से लेके 300 रुपये के बीच में कोई भी स्टूडेंट रोहतक जैसे शहर में मजे से रह भी लेता था, खा पी भी लेता था। ये था। और मैं घर से ज़्यादा पैसे लेता था, 500-600 रुपये लेता था। तो वो पिताजी भी देते थे आराम से कि भाई डॉक्टर बनने में। तो
लेकिन आपको आयुर्वेद की और इसकी फिर नॉलेज जैसे वहाँ तो नहीं पड़ी, बाद में इंटरेस्ट लग गया आपको? नहीं, मेरे साथ दिक्कत यह है कि जब मैं आ गया, मान लिया मैं उसमें, तो फिर मैं पढ़ता बहुत गंभीरता से था। तो मैंने आयुर्वेद का अध्ययन करते हुए भी उन 6 वर्षों में बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी। अच्छा। और उसकी वजह क्या थी कि चूंकि मेरी बैकग्राउंड साइंस की थी, तो साइंस आप में एक रैशनैलिटी पैदा करती है। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा तो उसने तो चीज़ें रटी और कंज्यूम कर ली, अपने अंदर चलेगी। साइंस का विद्यार्थी ये सोचता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ होगा। एक डिटेलिंग की जो आदत होती है ना, वो साइंस दे देती है आपको, रीजनिंग। अब चूंकि मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक वो पढ़ी सारी चीज़ें, तो वो सोच उस तरह की बन गई। तो उसी विज्ञान, उस चीज़ को लेके जब मैंने आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ने शुरू करे, तो फिर मेरी समझ बेहतर थी उस समय। जैसे पहला विषय था हमारा पदार्थ विज्ञान, पहले साल पढ़ाया जाता है। तो पदार्थ विज्ञान को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें तो वो कहलाती मेटाफिजिक्स। ओके। यानी वो उस दौर की भौतिक शास्त्र था, विज्ञान था, जो बहुत पहले का था। तो हम पढ़ के आ रहे थे, जैसे परमाणु हमें पढ़ाया गया था, एटम की स्ट्रक्चर वगैरह जो हमने अब पढ़ी थी मॉडर्न साइंस में। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी और क्वांटम थियरी तक हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो जब हमने देखा कि ये 2500-3000 हज़ार साल पहले परमाणु के बारे में कह रही थी, इंटरेस्ट बन गया फिर। तो इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया कंपैरेटिवली। तो हमें जैसे षट दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, गौतम का न्याय दर्शन है, मीमांसा है, जैमिनी की, और वेदांता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हुआ। तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते वो खोज करने वाली दृष्टि थी और इन चीज़ों में आनंद आया। तो मुझे आप ताज्जुब करोगे कि जो भारत के दर्शन है सारे के सारे, उन सबका अध्ययन मैंने किया हुआ बहुत गहराई से। तो समझ आ गई मुझे। आज भी आप ताज्जुब करोगे कि मैंने क्या है 77 में जो एक श्लोक पढ़ा था परमाणु के बारे में, वो आज तक मुझे याद है। परमाणु की परिभाषा महर्षि कणाद परमाणु के बारे में कहते हैं कि जलांतर कते भानो यत सूक्ष्म दृश्यते रज तस्य त्रिसत्वं भाग परमाणु स कथ्यते। ये परिभाषा है परमाणु की। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और जो उस समय का जो ज्ञान था वो यही था कि परमाणु अविभाज्य है, इसको बांटा नहीं जा सकता। फिर हम यहाँ पढ़ते थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो उसने ना एक शोध वाली दृष्टि पैदा कर दी, रिसर्च की कि सारी चीज़ें क्या हैं। और फिर तो बाद में सारे ग्रंथ, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता और ये तमाम, सुश्रुत संहिता सब पढ़ लिया, वैशज्य रत्नावली, ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं सारे के सारे। और आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। और उसमें 8 अंग हैं आयुर्वेद के। और आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें बच्चों के लिए एक साइंस है, उसका नाम है कौमार भृत्य। तो वो पीडियाट्रिक्स है। एक प्रसूति तंत्र है, वो गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स है। अच्छा जी। एक शालक्य तंत्र उसका अंग है, वो है ENT का, यानी उस जमाने में भी आँख, नाक, कान, इनका अलग से एक ब्रांच थी। और शल्य सर्जरी और काय चिकित्सा को हम बोलते थे इंटरनल मेडिसिन। और एक थी भूत विधा, जिसे बोलते थे हम साइकेट्री, जो आजकल मनोविज्ञान से जुड़ी चीज़ें। और एक था रसायन और बाजीकरण, कि कैसे आप जो एज को थाम कर रख सकते हैं या बूढ़ा होने की प्रक्रिया को डिले कर सकते हैं, जवान बने रहने की जो साइंस थी। और उसे बोलते थे जरा विज्ञान। और आप साम्यता देखिए कि अंग्रेजी में आप GERA लिखेंगे जरा, उसका मतलब ओल्ड एज ही है। और हजारों वर्ष पूर्व जो वो विषय बना था उसका नाम भी जरा ही था। तो इंटरेस्ट के रूप में मैं सारी चीज़ों को पढ़ गया। और जब मैंने प्रैक्टिस की तो वो डेफिनेटली मॉडर्न मेडिकल साइंस की ही थी, एलोपैथी ही करता था, लेकिन मेरा रुचि बराबर बनी हुई थी। और अब जब से आपने ये चैनल शुरू किया गुरुकुल ऑफ हेल्थ, अब मेरी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे अब नहीं पता चल रही हैं। अच्छा, जैसे जब आप आयुर्वेद पढ़ते थे उस समय आयुर्वेद की कोई बहुत ज़्यादा पूछ परख नहीं थी सर, लेकिन अब आयुर्वेद की बहुत ऐसा है, अब आयुर्वेदाचार्य नहीं मिलते। दिक्कत ये है। हमारे एक मित्र थे, हम आपस में अपनी ही मजाक उड़ाते थे बहुत ज़्यादा। तो बिजनौर के मेरे एक साथी थे और जाट थे वो। हाँ। तो चूँकि जाटों की खासियत अपने आप में हंसने की। तो अब हमारा जाटों का त्यागियों का संबंध भी बड़ा प्यारा है, तो वो भी ऐसे ही फंसे हुए थे। तो बोल ले, भाई त्यागी एक बात बताऊँ तेरे को, अगर किसी आदमी की 2 लड़कियाँ हों और एक MBBS से शादी हो रही है और एक BMS से शादी हो रही है, तो BMS वाले की उतनी इज्जत नहीं होगी ससुराल में
यानी उसको द्वयम दर्जे का डॉक्टर माना जाता था। लेकिन अब तो सिर्फ मोटे नोट ही आयुर्वेद वाले कूट रहे अब मैं बताऊँ ना उसका क्या है। तो उस दौर में हम मतलब बड़ा हीन भावना से रहती थी और हमें अपनी लिमिटेशन पता थी कि बीएमएस डॉक्टर का जो हमारा अनुभव रहा है, जो हमारी सोच थी कि मरीज जो, एक तो ये कि हम मेन मार्केट में जाके क्लिनिक नहीं खोल सकते थे, तो हम मोहल्लों में बैठते थे जाके, और मोहल्ले में हमें ये पता था कि कोई भी मरीज हमारे पास आएगा वो 2 दिन के लिए आएगा। हाँ। क्योंकि मरीज मोहल्ले के लोगों की ये रहती कि पहले इसको दिखा लो पड़ोसी डॉक्टर को, फिर ठीक हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर बड़े डॉक्टर को दिखा लेंगे, तो बड़े 2 दिन में पूरा हुनर दिखाया, एमबीबीएस को दिखा लेंगे। तो वो जो 2 दिन हमारे पास होते थे वो मरीज की ऐसी तैसी करने के दिन थे। अच्छा, आप वहाँ कोई नई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंपटीशन वाला एक ही बाजार में मोहल्ले के 5-6 डॉक्टर बैठे हैं और आप आके वहाँ ज्ञान बगाड़ने लगो तो उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि मरीजों की एक माइंड सेट है, उनके अटेंडेंट्स का एक माइंड सेट है, जिन डॉक्टरों से वो पहले इलाज करा रहे हैं उनका भी है। जैसे एक भ्रम बैठा हुआ है कि मेरे इंजेक्शन लगे बिना मेरा बुखार नहीं उतरेगा, ये आज भी है। हाँ, गाँव में कहीं इंजेक्शन लगा दो जी। हमें चूंकि हम उस दौर के बीएमएस थे, हमें ये बताया गया था कि जरूरी नहीं है, लेकिन वो फोर्स करते थे, इंजेक्शन लगा दो, ग्लूकोज चढ़ा दो, है ना, और बहुत सारी पुड़ियों में बांध के दवाई दे दो। तो उस समय धर्मेंद्र जी हमारा सारा ध्यान अर्थशास्त्र पर होता था, गणित जो था उसका क्लिनिक का। हम ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उस समय के डॉक्टर की भी क्या दवाई देनी है क्या नहीं। हमें ये था कि कैसे हम इससे 10 रुपये ले लें, 15 रुपये लेंगे तो हमें 1 की बजाय 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अच्छा। अगर 8 रुपये लेने हैं तो गोली देनी है और इसमें कैप्सूल जोड़ना है। तो लाल दवाई सी एक होती थी, मिक्सचर वो डाल के रखते थे। कुछ आयुर्वेदिक दवाई होती थी हिमालय कंपनी की, नीले पीले हरे लाल रंग की, वो बिना मतलब ही दे देते थे सबको ताकि नंबर ऑफ टैबलेट बढ़ावा मिले। अच्छा। हमें ये रहता था कि इसको ये नहीं होना चाहिए कि इसने हमसे 12-15 रुपए 10 रुपए लिए हैं तो ये गलत ले लिए। तो सारा फोकस वहाँ था। इलाज तो एक मरीज ने 4 चीज़ें बताई, हमने 6 दवाई लिख दी और वो ठीक हो गया। चूँकि डॉक्टर जो आरएमपी डॉक्टर हमारे साथ के थे वो क्या करते थे कि बुखार उतारने के लिए जितनी डोज चाहिए उससे 1.5 गुना दे दी, उसके बाद में 1 गोली और दे दी साथ में। तो वो सारे दिन ही बुखार नहीं रहता था, पसीना आता रहता था बुखार। मतलब हम किसी और चीज़ों के लिए लड़ते थे, मरीज की हेल्थ वेल्थ से हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसी जब एक होता था सीजन डॉक्टरों का, बीमारी का, बुखार चल गया, वायरल चलता, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में बड़ा रश रहता था हमारे क्लिनिक पे, रात दिन मरीज रहते थे। मैं जिस जगह प्रैक्टिस करता था बाजार में, मेरा क्लिनिक बीचों बीच था, 3 डॉक्टर इधर थे 3 इधर थे। अच्छा। वायरल फीवर की एक खासियत है कि वो 5-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इधर से वो मरीज दिखाना शुरू करता था 2 दिन। अच्छा, आप दोहराते ठीक हो जाता मेरे आते पास ठीक हो जाता था, उसकी ठीक होने का समय उधर से आते थे तो 5वें-6ठे दिन मेरा नंबर आता था तो ठीक हो गया। तो मुझे पता होता था कि 2 डॉक्टरों से दवाई ले चुका है या 1 से ले चुका है तो क्रेडिट मुझे जाना, तो मुझे ज़्यादा दवाई खराब नहीं करनी पड़ती थी। वो सीजन था हमारा, अच्छे पैसे कमाने का। और उस सारी जनरल प्रैक्टिस में करते करते मुझे बोर्डम समझ में आ गया, यार क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, किस लिए। हाँ, अब आपको वो बिंदु बताता हूँ मैं जिस पे मैंने क्लिनिक छोड़ा। मतलब मेरा इससे मोह भंग हो गया। एक रात मुझे एक मरीज ने मुझे 3-4 बार जगाया और आखिरी बार उसने मुझे जगाया सुबह 3:30 बजे के आसपास। और जवानी का पीरियड था, वो नींद आ रही होती थी। तो मैंने ये लगा कि मुझे गुस्सा आया कि इसने मुझे क्यों जगाया। और दर्शक भी शायद महसूस करते होंगे तब में और आज में धरती आसमान का फर्क है। अब तो गुस्सा ही आना बंद हो गया। तो जब मैं 3:30 बजे उठ के गया और लौट के आया तो मैंने अपनी जो घंटी थी ना वो तोड़ दी ईंट से। और उसी क्षण मैंने ये कहा कि अब मैंने डॉक्टरी नहीं करनी। मुझे फिर ये एहसास हुआ कि ये मेरा डॉक्टर वाला स्वभाव नहीं है। डॉक्टर को तो मरीज कितनी बार उठाए, कुछ भी उसकी तो तकलीफ है जी, उस समय तकलीफ है। फिर मुझे लगा कि मैं अब इस प्रोफेशन को करने लायक नहीं रहा और अब मैं करूँगा तो वो अन्याय होगा। तो मैंने उसको वो फिर तिलांजलि दे दी, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की। अब जब से हम इस फील्ड में आए हैं और बहुत कीर्ति मिली है यूट्यूब के माध्यम से, अब लगातार पेशेंट के फ़ोन आते हैं, बातचीत होती है उनसे, वो सलाह लेकिन अब तो आप उस तरीके से करते ही नहीं। अब तो आपका जो व्यवहार है पिछले 16 से तो मैं ही देख रहा हूँ, मतलब ऐसी हो रही है कि ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। सब मेरा धर्मेंद्र जी हमेशा से ये रहा कि मैं मस्त रहा हूँ। और उसका कारण यही रहा कि
एक ठीक खाते पीते परिवार में मेरा ताल्लुक़ रहा, जमींदार परिवार था, अकेला बेटा था, तो मेरे सामने कभी ये संकट नहीं था कि पैसा कमाना है और ये करना और ज़िंदगी में कुछ बनना है और क्या है, और सब राम भरोसे था और सब कुछ ठीक होता चला गया। और वो मेरी अकेले कहानी, हमारे दौर में इस तरह का माहौल था कि लोग आमतौर पर संतुष्ट रहते थे। ये मार्केट नहीं था, पूंजीवादी कल्चर नहीं थी, उपभोक्ता संस्कृति नहीं थी। अब आप देखिए किसी ने स्कूटर बुक करा दिया, 6 साल में स्कूटर आ रहा है, इतने सारे चाव ही खत्म हो है ना। गए। और धीरे धीरे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर कलर टीवी आया, तो बहुत चुनिंदा लोग होते थे, पूरे मोहल्ले में 1-2 टीवी हो गया। तो वो एक कंपटीशन नहीं था कि जो औरों के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। और ये चीज़ जब प्रतिस्पर्धा हो जाती है ना जीवन में उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, वो आपका सुकून छीन लेती है कि मेरे पास भी होना चाहिए। लकीली बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि हम उस दौर के लोग हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो इसीलिए दूसरे लोगों से ना ईर्ष्या थी, ना डाहा था उस तरह का कि भाई इसके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है, चूँकि हम मेजॉरिटी में के पास वो चीज़ें नहीं होती थी। अब रोहतक में जब मैं 1977 में, बड़ा शहर था ये, चुनिंदा गाड़ी होंगी मुश्किल से बामुश्किल, रिक्शाएं 50-60 तांगे चलते थे। हाँ, और तांगे चलते थे। तो जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत था लोगों का, वो तो ऐसे ही रहता था, सब एक सी स्थिति में थे। तो उस समय वो फिर वो भाईचारा, वो सामाजिकता, सारी चीज़ों का निर्वहन हो जाता था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, जो चीज़ें आज ख़त्म हो गई सारी की सारी। और तांगे चलते थे रोहतक में, गोवाना अड्डे से, भिवानी स्टैंड से सोनीपत स्टैंड तक, या सोनीपत यहाँ स्टैंड के से डॉक्टर आगे कौन तक। थे उस समय के फेमस? उस समय के डॉक्टर मैं आपको बताऊं, यहाँ पहले एमडी थे डॉक्टर R.K. धवन। चूँकि जब मैं विद्यार्थी के रूप में आया था तो उनका क्लिनिक ऑलरेडी एस्टेब्लिश था यहाँ लाल मस्जिद के सामने भिवानी। और एक थे डॉक्टर प्रमोद मरवा। डॉक्टर धवन तो गुजर चुके, डॉक्टर मरवा अभी भी हैं। तो वो उनकी डिग्री पे लिखता था MBBS MRCP लंदन। उस समय लंदन रिटर्न का बड़ा होता है कि भी लंदन से पढ़ के आए, ना बेशक पढ़ना भी पढ़े तब भी कोई नहीं। वो होती थी मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी हेल्थ सोसाइटी। अब तो इनके लिखा होता है जो गुप्त रोगों के डॉक्टर होते हैं, लंदन रिटर्न, है ना। तो वो थे एक डॉक्टर NK वर्मा थे, जिनको पद्मश्री भी मिली थी, और वो सर्जन थे यहाँ के, MBBS MS। एक डॉक्टर जगदीश थे, बावरे मोहल्ले में बड़े मशहूर थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी। तो वैद्य भी था कोई उस समय यहाँ का फेमस? वैद्य एक तो आनंद स्वरूप गौतम थे, एक जैन औषधालय में बैठते थे। और वैद्य शायद ये देखो बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, को राह भी इक्का दुक्का को ऐसे नामचीन नहीं थे। एक एक्सरे था डॉक्टर नरूला का झज्जर रोड पे, बस वो फोटो से खींचते थे वो। जिनका नरूला डायग्नोसिस अभी इतना बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा हो गया वो। तो अरबपति हैं ये। अरुण नरूला आ गए थे उनके बाद में, वो पहला था। और PGI में आते थे लोग। हाँ, होम्योपैथी के डॉक्टर थे। PGI का भी ये इतना बड़ा नहीं था, PGI तक मेडिकल कॉलेज ही था, और जाते थे पेशेंट वहाँ पे भी। बट उस सब दौर में MBBS होना बड़ी बात थी। आज आप ये देखिए कि MBBS को लोग कह देते प्लेन MBBS है। MD के बिना तो गति नहीं है। तो हमारे टाइम में MD को वरीयता दी जाने लगी, और आज हालत ये है कि MD भी प्लेन होने लगे। आज जब तक आपने DM ना किया हो, MCH ना किया हो, तब तक वो बात नहीं आती। हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन अब, और आँखों के अंदर ही 3-4 तरह के डॉक्टर होते हैं। इतनी एक्सपेंशन हो रहा है मेडिकल साइंस का कि एक एक बीमारी के और बीमारियों के भी अलग अलग हिस्सों के शरीर के डॉक्टर होने लगे। तो उस दौर में भी मरीज ठीक होते थे, ऐसा तो था नहीं कि ठीक ना होते हों। तो मैंने डॉक्टर धवन से एक बार, जब मैं बैठता था कई बार उनके पास जाके, मैंने उनसे पूछा, तो वो ज्ञान ये देते थे कि देखो सारे मरीज किसी डॉक्टर के ठीक नहीं होते। अच्छा जी। बोला मैं MD हूँ, मेरे भी 60 से 70% मरीज ही ठीक होते हैं। और बोले मुझे ये नहीं पता ये मेरी दवाई से ठीक होते हैं या अपने आप ठीक होते हैं। डॉक्टर धवन कहते थे। हाँ। तो पता नहीं कैसे ठीक होते हैं। एक क्लिनिक परीक्षण हुआ था कुछ मरीजों पे। 200 मरीज लिए गए, 100 को तो ओरिजिनल दवाइयाँ दी गई, 100 को सिर्फ कैप्सूल दिए गए जिनमें दवाई नहीं थी, उसे प्लेसिबो बोलते हैं। हाँ। और वो जब रिजल्ट आए तो देखे आधे वो भी ठीक हो गए थे, आधे वो भी ठीक हो गए थे। अब ये देखिए ना, जब हम ये मानते हैं कि शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, सेल्फ हेलिंग सिस्टम है, तो हो सकता है कि जिस दौरान हम दवाई दे रहे हैं, शरीर की जो लड़ाई है बीमारी से, उसकी लड़ने की क्षमता, उसको ना कमजोर कर रहे हो कहीं। अब आप दुनिया भर के देशों में जाइए, जो विकसित देश हैं, वहाँ क्रोसिन पैरासीटामोल की गोली बुखार उतारने के लिए नहीं देते, उसका यूज ही नहीं है। और हमारे यहाँ इससे ज़्यादा मिसयूज नहीं है, लगातार हर घर में मिलेगी,
और अब तो थोड़ी थकान हो रही तब भी पैरासिटामोल ले लो। तो उसका भारत में मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का यही रूप रहा, वो सिम्टोमेटिक बनी रही। मरीज ने कहा कि मेरी नाक बह रही है तो उसको बंद करना है, छींक आ रही है उनको बंद करना है, खांसी आ रही है तो उसको बंद करना है, फीवर है तो उसको उतारना है। जबकि ये सारे सिम्टम ये बॉडी अपने आप को ठीक कर रही होती है। खांसी के माध्यम से आप जो अंदर के बैक्टीरिया को इरिटेंट है उसको बाहर निकालोगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो जब आपको खांसी आ रही है तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अच्छा, खांसना छींकना नॉर्मल प्रोसीजर। बॉडी पे वायरस ने अटैक किया, आपकी नाक बहने लगी, छींक आने लगी, तो बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है, उसके पास रास्ता नहीं निकाल के हाँ उसे बंद कर देते हैं। एंटी एलर्जिक दिए, स्टेरॉइड दे दिए, किसी भी तरह बंद कर दो। चूंकि हमारी काबिलियत तो इसी में है कि जो कुछ हो रहा है सबको खत्म करना है, चाहे इस चक्कर में मरीज खत्म हो जाए, लेकिन उसके ये सिम्टम नहीं आने चाहिए। और मरीज की भी डिमांड है। एक हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत यह है कि जब मरीज कोई बीमार पड़ता है ना तो वो बहुत बिजी हो जाता है, सारे काम उसको नजर आते हैं कि कल मैंने वहाँ जाना था, कल मैंने ये करना था, डॉक्टर साहब शाम तक बुखार उतार दो। अब ये क्या है, एक्सचेंज ऐसे थोड़ी होता है कि शाम तक उतार दो है? उतार देते थे, सच में उतार देते तो उतार भी देते थे, 2-2 टीके लगा देते, उतर जाता था। और एक मरीज खुद ही कहता है डॉक्टर साहब टीका लगा दो। यहाँ आर्य नगर में जहाँ मेरा क्लिनिक था ना, अच्छा बड़ा क्लिनिक था, उसके ऊपर पुलिस चौकी थी। अब पुलिस वाले से कौन पैसे ले और ना वो देते। आज वो गन्ने का जूस, आज तो आपने डाल रखा उसमें गन्ने के जूस के पैसे नहीं दिए। और हम भी खुश होते थे कि पुलिस ऊपर बैठी है, कि ऐसा ही बैठा है, 5-7 पुलिस वाले हैं, तो ये भी हमारी सिक्योरिटी रहती थोड़ी सी। तो उनमें मैंने अपने कंपाउंडर को भी बता रखा कि ये जो कुछ भी लेना है ना तो ये 3-4 तरह की गोलियां ही दे दिया कर। हाँ। अच्छा, वो डब्बों में बीमारी कोई भी हो ये गोली दे वो गोलियां दे दिया कर। तो एक दिन एक सिपाही आया, जी कल आपके कंपाउंडर से एक दवाई ले गया था, बड़ी ज़बरदस्त दवाई थी जी, मेरे तो एक खुराक ली और कतई ठीक हो गया मैं। तो मैं तो समझ रहा था अंदर से क्या है ना। तो उसको लगे हुए थे लूज मोशन और दवाई दी थी जुकाम की एक डाल के, 1-1.5 पैसे की गोली आती थी। तो मैंने अब ये जो व्यवहारिक ज्ञान था ना इन चीज़ों का, तब हम सोचते थे कि ये ठीक कैसे होते हैं। हाँ। तो हमारी दवाई से ठीक होते हैं या अपने आप ठीक होते हैं। तो तब मुझे डॉक्टर धवन की बात याद आती थी कि भाई पता नहीं कैसे क्या ठीक होते हैं। हाँ, जहाँ इमरजेंसीज हैं वहाँ एक मेडिकल साइंस का अपना एक अलग रोल है ना। सर्जरी करनी है, मेडिसिन में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो तब आप नहीं कर सकते। बट नॉर्मल डिजीज़ में खांसी, बुखार, जुकाम, लूज मोशन, इसके अलावा है क्या प्रैक्टिस में। और एक बड़े डॉक्टरों के पास यही हमारे जमाने में एक किताब आती थी, कपूर्स गाइड। डॉक्टर ओपी कपूर थे, उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए गाइड बना रखी थी, 5-6 वॉल्यूम थे उसके अलग अलग। तो उन्होंने पहले उसमें अंक में लिखा था, पहली सूची की, यूजलेस ड्रग्स इन द डिस्पेंसरी, कि ये जो दवाइयाँ होती हैं क्लिनिक में इनका कोई अर्थ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और आयरनी ये थी कि वो सब दवाइयाँ हमारे क्लिनिक में होती थी जो कपूर साहब मना करके गए। मतलब जो बड़े डॉक्टरों के लिए जो निषेध था वो आप लोगों के लिए हमारे लिए बड़ा कारगर था। तो वो ऐसा ही जमाना था, टेट्रासाइक्लिन का, क्लोरामफेनिकोल का, फिर सेप्ट्रॉन की दवाई आई, सेप्ट्रॉन की डबल स्ट्रेंथ आई। आम आदमी सेप्ट्रॉन को तो ऐसे लगा भी लेते थे ना, फोट पीस के। ये मरीजों का अपना इजाद किया हुआ फार्मूला। अच्छा। जो गुमड़ी हो जाती थी ना उसमें सेप्ट्रॉन लगा देते थे। तो ये एंटीबायोटिक थे, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन। फिर एक मेरे दौर में आ गए थे सिपेरो स्पोरिन ग्रुप होता है, उसका नाम था आपके, आती थी बड़ी मशहूर दवाई थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोविट बोलते थे। तो उस जमाने में 20 रुपए की गोली आती थी। एंटीबायोटिक तब भी देते थे आप लोग? हाँ। फिर वो 2 रुपए की होगी, तब मैंने क्लिनिक छोड़ा था। तो हमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते थे ना, दवाइयाँ बेचने वाले एजेंट, वो सारी चीज़ें बता के जाते थे, ये नई दवाई है, ये इसका साल्ट है, इससे ये हो जाता। फिर उनकी योजनाएं चलती थी, 6 डिब्बे मंगवा लो क्लिनिक पर तो इसके साथ में आपको एक टी शर्ट दे देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं। तो उसको जिंदाबाद है। हाँ, ऐसी बस चलता रहता था। फिर मुझे लगा कि कुछ जीवन में मीनिंगफुल हम कर नहीं पा रहे, तो फिर जर्नलिज्म में आए। फिर मैं जर्नलिज्म में आ गया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया और यहाँ बड़ा एंजॉय किया।